सृष्टि शर्मा। स्वदेश खबर में आपका स्वागत है और आज स्वदेश आर में हम रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से लगने वाली महंगाई के ट्रिपल अटैक की बात करेंगे। साथ ही यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की पुतिन और जेलेंस्की से जो बातचीत हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आइए लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फिलहाल इस समय की बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आज किस तरीके का मार्केट में ट्रेड देखने को मिला है उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो काफी उतार चढ़ाव बड़ा वाला दिन था क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते मार्केट शुरू होने से पहले ही हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव थे, एसजीएक्स निफ्टी 450 अंकों की कमजोरी दिखा रहा था और साथ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल 10% का उछाल दिखा रहा था। और इन सभी के बीच जब हमने शुरुआत की तो बिकवाली ही हावी होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी एक पॉइंट पे 1900 पॉइंट लुढ़क चुका था। बट ये तो रही थी सिर्फ इंडेक्स की बात। बट इसके बाद किस तरीके के सेक्टर्स और स्टॉक्स आज फोकस में देखने को मिले इस पर आइए चलते हैं प्रियंका के पास जो कि और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका बताइए किस तरीके की चाल आज मार्केट में देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए मार्केट आज जिन लेवल्स के आसपास खुली एक बड़े गैप डाउन के साथ एंटिसिपेशन थी क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था ग्लोबली जो प्रेशर देखने को मिला था, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, हम एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलते हैं। 400 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक पे आपको निफ्टी पे दिखती है, 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर दिखती है। ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास आप मार्केट में आज क्लोजिंग भी देख रहे हैं। कहीं से भी पुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे ये प्रेशर थोड़ा और माउंट हुआ, बैंकिंग स्टॉक्स और वीक दिखे। पीएसयू बैंक स्पेस जाहिर तौर पर एक ड्रैगर दिखाई दिया आज पूरे दिन भर और हमने देखा कि ऑटो, पीएसयू बैंक और रियल्टी पैक ये तीन बड़े ड्रैगर्स हैं। इनफैक्ट सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे। सिलेक्टिव सेक्टर्स और सिलेक्टिव स्टॉक्स को आप छोड़ दे तो आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो से ही अंदाजा लगा पाएंगे कि सिर्फ 300 बढ़ने वाले शेयर और उसके आगे लगभग 5 गुना से भी ज्यादा गिरने वाले शेयर थे। तो क्लियरली एक डाउनवर्ड प्रेशर था मार्केट्स पर जो हावी हुआ। हमने सिर्फ ऑयल एंड गैस पैक जैसे ओएनजीसी काउंटर जिसमें एक ट्रिगर, एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर भी आया और क्योंकि क्रूड का फायदा यहाँ मिलता है तो ऑयल एंड गैस पैक से आपको कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स जो आपको गेनर के तौर पे दिखे। कमोडिटीज लाइक आपको हिंडाल्को, नाल्को यहाँ फायदा देखने को मिला। स्टील पैक आपको आज फिर भी एक मोमेंटम को बनाए हुए देखने को मिला। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे क्लियर और साथ ही रुपए की वीकनेस का फायदा आपको आईटी पैक, टेक्नोलॉजी काउंटर्स में देखने को मिला। उसके अलावा आप सारे सेक्टर्स में क्लियरली एक प्रेशर देखने को आप देख रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स आपको सबसे ज़्यादा वीक दिखे। अगर पहले 5 काउंटर्स की बात कर ले निफ्टी पर तो उन पहले 5 काउंटर्स में आपको ऑटो और बैंकिंग काउंटर्स दिखे जो बाजार को क्लियरली नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे थे। गिरने वाले काउंटर्स में अगर आप यहाँ बात करें, हालांकि ये आपको बढ़ने वाले कमजोर बाजार में भी चढ़ने वाले काउंटर्स दिखाई देंगे। पीएनबी हाउसिंग या फंड रेजिंग की खबर से साइंट आपको एक टेक्नोलॉजी पैक का काउंटर और साथ ही जी एंटरटेनमेंट काउंटर्स, मीडिया स्टॉक्स, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है जिसके चलते हमने देखा वहाँ आपको स्पर्ट जरूर देखा। लेकिन उसके अलावा बाजार को सहारा ना पीएसयू, ना पब्लिक सेक्टर बैंक, ना ही रिलायंस से मिल पाया। ड्रैगर्स रहे, क्लियरली बाजार को नीचे की तरफ खींचा और हमने देखा कि आज कई सारे काउंटर्स जो पुल बैक भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। आप ये सिर्फ कुछ चुनिंदा काउंटर्स को देख पा रहे हैं। भारतीय एयरटेल में भी एक न्यूज़ आई, टेलीकॉम पैक पे थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला और भारतीय एयरटेल का पैक हुआ, अग्रीमेंट हुआ एक्सिस बैंक के साथ, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन क्लियरली आप पूरा दिन भर प्रेशर में बाजार रहा आज और क्लोजिंग भी बाजार में एक प्रेशर पॉइंट पे हुई और उन्हीं लेवल्स के आसपास जहां से वो खुला था। बड़ा ट्रिगर अब जो है आज शाम को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आएंगे और उन एग्जिट पोल्स में ये पता चलेगा कि बीजेपी कितनी सीट्स के साथ यूपी में आ सकती है, कितना डेंट देखने को मिल सकता है, एसपी कितना डेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट्स के लिए जो मार्केट रीड करना चाहेगा। अगर यहाँ से 250 प्लस 270 प्लस सीट्स आती है तो शायद हम एक पुल बैक रैली यहाँ देख लें। लेकिन वीकनेस क्लियरली मार्केट्स में एविडेंट है। जी धन्यवाद प्रियंका, आज का मार्केट का पूरा एक्शन हमारे दर्शकों के लिए सामने रखने के लिए। बट इस गंभीर माहौल में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है मार्केट दिग्गजों से जानना कि वो किस तरीके से मार्केट की पोजीशनिंग देख रहे हैं। और ऐसे में चलिए आपको लाइन से सुनाते हैं कि मार्केट दिग्गज की अब आने वाले समय में क्या आउटलुक निकल कर आ रहा है। और सबसे पहले हमने बात किया IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन से, जिनकी काफ़ी ज़्यादा हमें तलाश होती है ऐसे माहौल में, स्पेशली
क्योंकि वो आके जोश भरने का काम करते हैं। और इस खास बातचीत में उनका कहना है कि बाजार आज या फिर कल में बॉटम आउट हो जाएगा और यही नहीं, आने वाले समय में बाजार में अच्छी रिकवरी भी शुरू होगी, जो कि बुधवार से एक्सपेक्टेड है। और आगे चल के हम देख सकते हैं कि मई में बाजार एक नई ऊंचाई या एक नए स्तर पर छूता हुआ हमें दिख सकता है। आइए सुनते हैं उनकी क्या राय है। I am relatively bullish that in the pullback after this fall to 15,500 or 15,700, whatever we make a low in the next 2 days, I from Wednesday think that we will start to stabilize. Consolidation for the month of March, I cannot rule out, but April will be the best month and May will be a new high. So I am convinced that this is the last of the fall for global or external reasons. इस कारण से आपको बने रहने में ही समझदारी है। I know it's difficult, बट आपको बने रहना है अगर पैसे आगे कमाने हैं। और याद रखना, शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन देगा। तो बाजार की खबरों पर बने रहेंगे, लेकिन आज ईटी नाउ स्वदेश पर 8:30 बजे देखिए 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल। तो इस शो को आप बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट दिग्गजों की जो हम बात कर रहे थे, ऐसे माहौल में हमने बात की मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर के मनीष दांगी से, और उनके मुताबिक बाजार की तेजी का अंत हो चुका है। निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा कैश में रहने की जरूरत है फिलहाल। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अभी तो क्या है कि जो इन्वेस्टर आते हैं वो देश के लिए तो अच्छे हैं, उनके लिए शायद वो लेकिन वो बलिदान दे रहे हैं देश के लिए, तो अच्छी बात है, तो देश के लिए तो अच्छा है वो। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ये फियर है कि जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है ना अजय, वो और जो सामने माहौल है और जो उनको डिलीवरी मिलेगी, तो उसमें बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। एक मार्केट का एक अच्छा सा बूम साइकिल था जो हम सबने मिलकर के कैच किया, बहुत अच्छा पैसा बनाया, अब वो हो गया है अंत उसका। फिर से नीड का निर्माण होगा, तो ऐसा नहीं है, बार बार साइकिल आएंगे जाएंगे। फिलहाल ये साइकिल जो था, जो मार्च अप्रैल 2020 में चालू हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली इस बूम का, इकोनॉमिक बूम और मार्केट बूम का अंत हो चुका है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज हमने बात की वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रवि धरमशी से, और उनसे खास बातचीत में वो बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए, जहां पे उनका कहना है कि पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों ही जो सेक्टर्स हैं, उनके बैंकिंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो फिलहाल काफ़ी मजबूत हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। The bank's fundamentals are going to improve, are improving and will improve. Whether it is private or even for that matter, even public sector owned banks, the fundamentals are very strong. So I am not overly worried about this correction. I think it is an opportunity. I think it's a matter of what do the FIIs own and where the liquidity is, and they are selling out of whatever they can sell, regardless of how the fundamentals are going to pan out over the next couple of years. I think banks are going to have a good time. There is going to be credit growth. There is going to be, and especially a little bit of corporate orientation or cyclical revival in the economy. It's a good proxy to play that. But of course, the macro worries at this point regarding the interest rates are weighing more on them rather than the medium-term fundamentals. पर अब थोड़ा मार्केट से हट के हमने थोड़ी सी कोशिश की कि कच्चे तेल में जिस तरीके के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही जो महंगाई दर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, उस पर मार्केट दिग्गजों का क्या कहना है। ऐसे में जियोस्फेयर कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अरविंद सेंगर के मुताबिक रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से भारत समेत दुनिया भर की इकोनॉमी को झटका लगेगा, साथ ही महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। यूरोप रशियन ऑयल को सैंक्शन नहीं कर सकता। यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल का भट्टा बैठ जाएगा, जैसे बोलते हैं। ऑयल की दाम 150 से ऊपर पहुंचेगा, ये सब हो जाएगा अगर सैंक्शन किया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो रूमर्स हैं वो इतने शायद सही नहीं होंगे। यूएस सैंक्शन करे तो यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस में तो 400,000 बैरल्स पर डे आता है, तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में या यूएस में। लेकिन अगर यूरोप सैंक्शन करेगा तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को सोच के ऑयल
नीचे गिर सकता है, लेकिन नीचे गिरेगा 125 130 से 110 115 से नीचे नहीं आएगा। और इस बीच में LNG के जो प्राइसेस यूरोप में है वो $360 के बराबर पहुंच चुकी है। एशिया में LNG प्राइसेस 250 और 300 के बीच में चल रही हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल प्राइसेस। कोयला जो है उसके दाम अभी 400 से ऊपर पहुंच गए हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोयला इंपोर्टर है, उसको प्रॉब्लम होगी इस सिचुएशन में कि कोयले के दाम बढ़ गए और इंडिया में कोयले की शॉर्टेज है। तो ये सब जो एनर्जी का जो क्राइसिस है ये सिर्फ ऑयल का नहीं है, ऑयल, गैस, कोल, इन सब में दाम बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि इन सब में रशिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरे ख्याल से तो ये जो शॉक आ रहा है, इस शॉक से इकोनॉमीज को, इंक्लूडिंग इंडिया की इकोनॉमी को बहुत शॉक पहुंचेगा और मेरे ख्याल से स्टैगफ्लेशन जो कहलाता है उसकी रिस्क बहुत बढ़ गई है दुनिया में। तो स्वदेश आर में जो खबरों का सिलसिला है वो ऐसे ही बना रहेगा, पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि 8:30 बजे आपको लगाना है ET Now स्वदेश, जहां पे 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर हम आपके लिए हाजिर होंगे, तो भूलिएगा नहीं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और उसका क्या असर देखने को मिल रहा है। तो रूस और यूक्रेन वॉर का असर से कई देश जो हैं वो अछूते अब नहीं रहे। वहाँ महंगाई, क्रूड के साथ साथ एडिबल ऑयल भी महंगा हो रहा है। वहीं यूक्रेन संकट से रुपए भी अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आज जा पहुंचा है। इसी पर देखिए हमारा खास और ये स्पेशल सेगमेंट, महंगाई का ट्रिपल अटैक। किसी ने ये बात ठीक ही कही है कि जंग सिर्फ बर्बादी लाती है और नतीजा दुनिया देख रही है। यूक्रेन रूस की जंग के बाद यही होता दिख रहा है। क्रूड, तेल, खाने पीने की चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं, उधर रुपया भी अपनी सबसे बुरी हालत में है। यानी कि देश पर हो चुका है महंगाई का ट्रिपल अटैक। आखिर कैसे इस अटैक का मुकाबला किया जाए, इसको लेकर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र इस रिपोर्ट पर। रूस यूक्रेन की जंग की कीमत भारत को भी चुकानी पड़ रही है। एडिबल ऑयल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले सिर्फ 15 दिनों में औसतन सभी तरह के खाने के तेलों में 30 रुपए से लेकर 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, वनस्पति ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। इसको लेकर इसी हफ्ते पीएम मोदी मंत्रियों के साथ बैठक समीक्षा कर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को पीयूष गोयल की अध्यक्षता में इसी मुद्दे पर बैठक हुई थी, जिसमें देश के बड़े ऑयल इंपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी थे। और वहीं स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि उनके पास अगले करीब 30 दिनों का, जी हाँ 30 दिनों का ही स्टॉक बचा है। बता दें कि सनफ्लावर ऑयल की 40% डिमांड यूक्रेन पूरी करता है। उधर क्रूड ऑयल की समस्या गंभीर होती जा रही है। क्रूड 14 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस समय $130 पर पहुंच चुका है और जेपी मॉर्गन का मानना है कि इस साल के अंत तक ये $180 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच जाएगा। शॉर्ट टर्म में इसके $150 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि भारत क्रूड ऑयल की 85% से ज्यादा आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर चुनावी माहौल खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना लगभग तय है। इस जंग में भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज अपने सबसे निचले स्तर 77 रुपए तक गिर गया है। शेयर बाजार को भी काफी गिरावट से गुजरना पड़ रहा है। पिछले 124 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत करीब 75% से ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि अब महंगाई का ट्रिपल अटैक हो चुका है, जिससे मुकाबला करना होगा। ET Now स्वदेश। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की जो तेज़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 14 साल की ऊंचाई के भाव पर पहुंच चुका है अब कच्चा तेल। क्या है इस तेज़ी की वजह, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कितनी दिनों तक ये तेल इतना आगे रहेगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, क्रूड की इस तेज़ी के एक फैक्टर तो रशिया है ही है, क्या और भी फैक्टर्स हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब तक आगे चलता रहेगा इस तरीके का माहौल?
देखिए, ब्रेंट क्रूड अब रिकॉर्ड स्तरों के आसपास चला गया है। 2008 जून में हमने देखा था कि $147 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव गया था और आज इंट्राडे में $139 के ऊपर का स्तर दिखा था, जबकि हमने देखा था कि अप्रैल 2020 में क्रूड ने रिकॉर्ड निचला स्तर ब्रेंट क्रूड का $16 के नीचे भी चला गया हुआ था और एमसीएक्स क्रूड पे तो निगेटिव प्राइस भी दिखे थे। लेकिन अब नज़र ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो क्रूड के प्राइसेस को कम नीचे की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रूड की काफ़ी अहमियत है। तो कुछ ऐसे ही फैक्टर्स अब मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर ये होगा कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर खत्म हो जाए, युद्ध विराम की अगर ऐलान होते हैं, तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइस यहां से नीचे आएंगे। इसके अलावा ओपेक प्लस जो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, अगर वो उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करते हैं तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस कम होंगे। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होगा, अगर ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं बढ़ती हैं, ग्लोबल स्लो डाउन की स्थिति बनती है, तो डेफिनेटली यहां ओवर सप्लाई की स्थिति होगी और ग्लोबल डिमांड कम होगी। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ईरान के साथ अगर परमाणु डील हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट में ओवर सप्लाई की स्थिति होगी, सप्लाई यहां से बढ़ जाएंगी। पांचवी, अगर यूएस की तरफ से अगर उत्पादन अगर बढ़ाया जाए, रिकॉर्ड उत्पादन अगर वहां पर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस नीचे आएंगे। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर अगर काम तेजी से बढ़े, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर अगर फोकस बढ़ाया जाए, तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस कम हो सकते हैं, क्रूड पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा कुछ और अगर एनर्जी जो क्रूड के अलावा दूसरे एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उस पर अगर फोकस बढ़ाई जाए तो भी क्रूड के प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को यहाँ से कूल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब क्रूड के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से नए रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बीच पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समझ सरकार। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में हमें एक सर्ज देखने को मिला और करंटली अभी $128-130 पर बैरल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बट इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है उसमें अभी तक कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली है। नवंबर 4 से लेके अब तक रिटेल फ्यूल प्राइसेस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली है। इसमें अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल की प्राइसेस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि दिल्ली में वैट रेट्स कम कर दिए थे। बट उसके अलावा ब्रेंट क्रूड करीब 59% से सर्च कर चुका है अब तक, नवंबर 4 से लेके अब तक। बट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अभी भी लगभग सेम ही है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमें बता रही है कि वो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइसेस चेंज नहीं कर रहे हैं, सो क्योंकि वो कंज्यूमर्स को बचाना चाहते हैं। ये जो अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी हमें क्रूड प्राइसेस में देखने मिल रही है उससे वो कंज्यूमर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो यूपी में चल रहे ये इलेक्शंस, अभी पहले भी हमने देखा है जब भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शंस होते हैं तभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में चेंज नहीं देखने को मिलती है। तो ये चेंजेस हमें शायद कल से देखने को मिल सकती है क्योंकि आज लास्ट वोटिंग डे है यूपी इलेक्शन से। तो कल से शायद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 12 से 15 रुपये से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर हम करंट क्रूड प्राइसेस को फैक्टर इन करना चाहते हैं तो। और अगर ये चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं क्रूड प्राइस रिटेल फ्यूल प्राइसेस में जो कि पेट्रोल और डीजल है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है इस पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं रिटेल फ्यूल प्राइसेस में। तो पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महंगाई के ट्रिपल अटैक की तो हमने बात करी, पर अब चलते हैं एफएमसीजी कंपनियों पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है ये बढ़ती महंगाई का, इस पे चर्चा करेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों का असर अब देश की एफएमसीजी कारोबार पर भी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो 20 से 30% तक बढ़ा सकती हैं। और एफएमसीजी कंपनीज का ऐसे माहौल में कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर जो है वो उनकी पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और एडिबल ऑयल की कॉस्ट पर पड़ा है। और ऐसी कीमतें जिस तरीके से बढ़ती देखने में मिली हैं, ऐसे माहौल में सिर्फ कीमतें बढ़ाने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। आइए चलते हैं अब इसी के बाद कृतिका अरोड़ा के पास, जो कि हमारी सहयोगी हैं, वो आपको बताएंगी इस पर और क्या ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
बढ़ते क्रूड प्राइसेस की वजह से हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर में इनपुट कॉस्ट भी स्पाइक कर जाए अराउंड 25 to 30% अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री प्लेयर्स। तो क्रूड प्राइसेस सातवें आसमान पर है और इस वजह से क्रूड प्राइसेस डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है पैकेजिंग कॉस्ट एफएमसीजी सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एडिबल ऑयल कॉस्ट। तो पैकेजिंग कॉस्ट एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्ले करता है, अराउंड 30 to 40% कंट्रीब्यूट करता है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की इन एफएमसीजी सेक्टर। और पिछले एक साल में भी इसका कॉस्ट अराउंड 30 to 35% आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है और पैकेजिंग प्लास्टिक से बनती है और प्लास्टिक भी क्रूड का एक डेरिवेटिव होता है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में पैकेजिंग कॉस्ट भी 15 to 20% बढ़ जाए। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ेगा। और एडिबल ऑयल, क्योंकि इंडिया अराउंड 70% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से, तो जैसे जैसे एडिबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, एडिबल ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं एफएमसीजी सेक्टर में, उसके प्राइसेस भी अराउंड 15 to 20% आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। तो पिछले एक साल में भी क्योंकि कमोडिटीज़ कॉस्ट में स्पाइक हुआ था, तो इस वजह से कंपनीज ने पिछले 6 महीनों में अराउंड 25 to 30% अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं। और इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है और भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएं। तो महंगाई के झटके की हमने बात की, पर इस माहौल में लोगों को कैसे इससे राहत मिल सकती है, इस पर रूस यूक्रेन की जंग की वजह से लगातार महंगे हो रहे कुकिंग ऑयल पर सरकार की नज़र है। एडिबल ऑयल में बढ़ रहे कीमतों को लेकर पीएम मोदी भी काफ़ी चिंतित हैं और इसको लेकर वो जल्द ही समीक्षा बैठक कर सकते हैं। और इसी पे अब ज़्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा युद्ध के चलते भारत में एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या फिर पाम ऑयल हो, इनकी कीमतों में आग लगी हुई है और ये जो बढ़ोतरी है वो लगभग 32 से 36 रुपए के एवरेज प्राइस राइज हुआ है। और ये जो आंकड़े हैं, ये जो बढ़ोतरी है कीमतों में, वो पिछले 20 से 24 फरवरी से लेकर के तकरीबन 5 से 6 मार्च तक की है। यानी कि अगर पिछले 10 से 15 दिन के आंकड़े देखें तो उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में तकरीबन 32 से 36 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी आने वाले समय में और बढ़ सकती है, इसमें और इजाफा हो सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, जो तनाव की स्थिति बनी है, वो कहीं पर भी सिमटती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं कि इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी खाद्य तेल की कीमतों को लेकर के एक अहम बैठक, समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जिसमें कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के मंत्री, अधिकारी समेत कई अन्य स्टेक होल्डर्स मौजूद हो सकते हैं। और मकसद यही होगा कि कैसे फौरी तौर पर कदम उठाया जाए ताकि इन खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर किसी तरीके से रोक या लगाम लगाई जाए। आप सभी को पता है कि आगामी त्योहारों के चलते भी डिमांड जबरदस्त बढ़ेगी। ऐसे में कीमतों पर काबू करना सरकार की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले 10 से 12 दिनों में उपभोक्ता मंत्रालय ने 2 अहम बैठक की थी, जिसमें जो प्रमुख ऑयल इंपोर्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भी सरकार को आगाह किया था कि देश में स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में सरकार को इंटरवीन यानी कि हस्तक्षेप करके जो खाद्य तेल की कीमतों हैं, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए फौरी तौर पर ठोस कदम उठाने होंगे। धन्यवाद समीर, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। उम्मीद है महंगाई की जो मार अभी देखने को मिल रही है वो और भी कड़ी ना हो चले आने वाले समय में। पर चलिए अब बात करते हैं एनएससी के कोलोकेशन मामले की, जहां पर कोलोकेशन घोटाले मामले में गिरफ्तार एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामाकृष्ण को 7 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि चित्रा और आनंद सुब्रमण्यम की आमने सामने बात करवाई गई, लेकिन चित्रा रामाकृष्णन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पर चलिए अब चलते हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ, जो इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल कर आ रही हैं इस केस से जुड़ी, वो बताइए। 7 दिन की पुलिस हिरासत में चित्रा रामाकृष्णा को भेज दिया गया है सीबीआई कोर्ट के द्वारा। दरअसल सीबीआई ने 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। सीबीआई का कहना था कि जब आनंद सुब्रमण्यम को उनके आमने सामने बिठाया गया तो उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को पहचानने से भी इनकार कर दिया। बल्कि हमें एक और बात बताई गई, वो ये है करीब 2500 मेल्स हैं बिटवीन दी एक्यूज्ड एंड चित्रा रामाकृष्णा। जो बाकी एक्यूज्ड हैं उनके बारे में भी पूछताछ होगी। एक और चीज़ जो पूछताछ होनी है वो ये है कि जो पूरा टेन्योर था वहाँ पे चित्रा रामकृष्ण का कहना था कि जो निचले लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, CTOs हैं,
वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सीबीआई उसको भी प्रोब करना चाह रही है कि वो एमडी और सीईओ थी। और रही बात एक योगी की थ्योरी, सीबीआई का इस समय कह रहा है कि वो योगी कोई और नहीं था, बल्कि ये पूरे प्रोब को डीरेल करने के लिए ये कहानी रची गई। तो इसमें भी और बातें निकल के आएंगी आगे आने वाले समय में। धन्यवाद उत्कर्ष, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए अब रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, पूरा संकट जो है इस समय भी जारी है। पर इसी घमासान में देखिए हमारी एक खास पेशकश, वॉर छोड़ना यार। जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो लगा था कि या तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी या चंद ही दिनों में यूक्रेन रूस के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया। ना तो दुनिया के देश यूक्रेन के साथ जुड़ने आए और ना यूक्रेन झुका, बल्कि उल्टे ही यूक्रेन जंग के मैदान पर रूस को बराबरी की टक्कर देता रहा। और नतीजा ये है कि 2 हफ्ते गुजरने वाले हैं, युद्ध का कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। अब तक एक बात बोली जा रही है कि वॉर छोड़ना यार। जिस यूक्रेन को रूस ने कायर समझा था वो तो फायर निकला। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था और रूस को 2 से 3 दिनों में यूक्रेन पर कब्जा करने की उम्मीद थी, मगर रूस यूक्रेन युद्ध अब 12वें दिन में पहुंच चुका है और नतीजा महातबाही के अलावा कुछ और नहीं निकला। आंकड़ों के मुताबिक अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस के भी 10,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 38 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 बच्चे जख्मी हैं। शहर में खाना पीना, दवा और लगभग सभी अन्य सप्लाई की किल्लतें हो रही हैं। वहीं रूस में भी खाने पीने की चीजों का संकट पैदा हो गया है। रूसी सरकार ने अपने ही देश में खाने की चीजों पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। भारत और चीन के बाद यदि सबसे ज्यादा गेहूं की उपज होती है तो वो रूस और यूक्रेन ही है। इस जंग के चलते गेहूं, सोयाबीन और मक्के के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है और खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। जंग से दुनिया में कच्चे तेल के दाम 14 साल के उच्चतम स्तर $140 प्रति बैरल के करीब जा पहुंचा है। कॉपर की कीमतें भी अब तक की सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। इस जंग में भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। शेयर बाजार को भी काफी गिरावट से गुजरना पड़ा है। मेटल के दाम और महंगाई परवान पर हैं। फिलहाल जंग का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा, बस इस महंगाई और बर्बादी के सिवा। लिहाजा दुनिया को अगर इन मुश्किलों से बचाना है तो एक ही रास्ता दिख रहा है, किसी भी तरह इस जंग को रोका जाए। यही वजह है कि इजराइल ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की बात की है। तो पोप फ्रांसीसी ने भी रोम स्थित रूसी दूतावास जाकर युद्ध को रोकने की अपील की थी और हर ओर से एक ही आवाज गूंज रही है और वो है वॉर छोड़ना यार। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु प्रकाश, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। विष्णु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो यही है, कैसे देखते हैं आप इन 14 दिन की घटनाओं को? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पहले तो लगा था कि ये एक वर्ल्ड वॉर 3 में तो तब्दील होगा, नेटो फोर्सेस जुड़ेंगे यूक्रेन के साथ, या फिर दूसरी बात ये लगी थी कि हो सकता है कि बहुत ही कुछ दिनों के अंदर ही रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर ले, पर ये दोनों ही नहीं हुआ है। आप इस पूरे 14 दिन के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। ये जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के गरूर का नतीजा है और ब्रिंकमैनशिप का नतीजा है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि बिल्कुल मैन मेड है। इसमें हरेक ने अपनी अपनी भूल की है। पश्चिमी देशों ने रूस को उकसाया, तकरीबन उनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की, उनको कंटेन करने की कोशिश की। पुतिन साहब के पास कारण था, पर जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किया ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें लगा कि क्योंकि रूसी बोलने वाले लोग हैं उत्तरी पूर्वी यूक्रेन में, तो उनका स्वागत किया जाएगा। पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जिस बहादुरी से, जिस शौर्य से यूक्रेनी लोग लड़े हैं,
वो बेमिसाल है। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बड़े एक अच्छे नेता है, बहादुर नेता है, पर सवाल ये है कि क्या उनके पास गेम प्लान है? पश्चिमी ताकतें अभी भी क्या कर रही हैं? चाहे हथियार दे रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, पर हकीकत यह है कि आग में घी झोंक रही हैं, अपने सिपाही भेज नहीं रही हैं, अपनी फौजें भेज नहीं रही हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? बर्बादी दो देशों की हो रही है, बर्बादी यूक्रेन की हो रही है, नुकसान रूस का हो रहा है, और फायदा अमेरिका का हो रहा है और चीन का हो रहा है। तो क्या ये लक्ष्य था इनका? मुश्किल और भी बड़ी ये है कि यूक्रेन लगातार उकसा रहा है, रूस को ललकार रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि ये लोग अभी मानने को तैयार हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ही रास्ता है और वो बातचीत का है, पर क्या ये लोग सुन रहे हैं? मुझे लगता नहीं है कि अभी ये लोग सुनेंगे, क्योंकि हर एक अपनी बात कर रहा है, दूसरे का पक्ष बात समझने को कोई तैयार नहीं है। विष्णु सर, अगला सवाल जो मेरा ये है कि जब हम बातचीत की बात करते हैं तो दोनों जो पक्ष हैं उनको एक एक कदम आगे आके बढ़ाना होता है और कुछ शर्तें एक तरफ की माननी होती हैं। आपके हिसाब से क्या वो शर्तें होंगी जिन पे रूस जो है वो मान जाए और यहाँ पे सीज फायर का ऐलान करके और यहाँ पे इस वॉर को ख़त्म कर दे? देखिए, रूस कह तो बहुत कुछ रहा है, पर जाहिर है कि रूस के जो दाव था वो उल्टा पड़ रहा है और रूस को बहुत नुकसान हो रहा है, उनके सैनिकों का नुकसान हो रहा है, उनके हथियार, टैंक, जहाज़ों का नुकसान हो रहा है, दुनिया भर में रूस की निंदा हो रही है, आर्थिक स्थिति काफी खराब है। तो जाहिर है रूस भी चाहेगा, पर प्रेसिडेंट पुतिन ने सब कुछ दाव पे लगा दिया है, अपना देश, अपने आर्थिक व्यवस्था, अपने खुद की साख। तो वो कम से कम ये जरूर चाहेंगे कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, कि यूक्रेन शामिल ना हो नेटो में, और यूक्रेन में ऐसी सरकार हो जो कि रूस के हित के खिलाफ काम ना करे। तो और क्राइमिया पे वो अपनी सॉवरेनिटी चाहेंगे, ये इससे कम वो शायद मानेंगे नहीं। और देखिए, फर्क होता है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेवरी का और ब्रेविडो का। तो ब्रेवरी बहुत दिखाई है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने, पर अब अपने देश के हित में उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये बराबरी की लड़ाई नहीं है, और अपने देश का तहस नहस करने की बजाय अगर वो समझ जाएं कि इस वक्त ये देश को बचाना बहुत जरूरी है और रशिया को उकसाना बंद कर दें, तो शायद कोई रास्ता निकलेगा। पर इस वक्त जो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो कि इस बातचीत के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल है। देखिए विष्णु सर, एक तो जैसे कि आपने कहा, एक तो कारण ही नेटो एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि नेटो के साथ जुड़ना, रशिया नहीं चाहता था। पर नेटो का जिस हिसाब से रुख रहा है इस पूरे दौर में, उसको आप कैसे उसको आकलन देखते हो? और यहाँ से भी अभी नेटो और यूएस का कितना बड़ा रोल रहेगा इसको, और जैसे आपने कहा, आग में घी डालने में या इस पूरी वॉर को ख़त्म करने में? अगर ये वॉर ख़त्म करनी होती इन्होंने, तो ये शुरुआत ही नहीं करते। ये रूस का ये भी जानते हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ी ताकतों का होता है, कि नेटो अभी भी ये कह रहा है, और वो हिपोक्रेसी है बिल्कुल, कि साहब हम नेटो को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, रशिया के करीब नहीं लेके, उनकी सुरक्षा को हानि पहुंचाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं। तो कोई उनको बताए, पूछे कि साहब आप क्यों कर रहे हो? आप सुबह सुबह रोज क्रेमलिन को फूल भेजने के लिए पहुंच रहे हैं उनके बॉर्डर पे। तो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। इनकी मंशा यही है कि रशिया का और भी कमजोर कर दिया जाए, और एक शीत युद्ध की मेंटेलिटी अभी भी है। और अमेरिका के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, थोड़ा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बाइडेन का अपना पर्सनल रुख भी है। वो पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने पुतिन के लिए कहा था कि वो कातिल हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनको ये भी नाराजगी है कि पिछली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रशिया ने हस्तक्षेप किया था। तो बहुत कुछ है इस खेल में। पर देखिए, अफसोस की बात क्या है, इस वक्त दुनिया के आगे सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो चीन है। पर चीन को छोड़ के
और रशिया के पीछे पड़ गए, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी, जिससे कि रशिया चीन के और करीब हो जाएगा और दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी। तो शांति का और विकास के लिए ये बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा। ये मेरा बड़ा मानना है कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, नुकसान ज्यादा होगा। विष्णु सर, आप जो हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी है, उसको आप कैसे आकलन करते हैं? क्योंकि यूएस लगातार दबाव बना रहा है कि आप आलोचना कीजिए इसकी, लेकिन हमारे जो संबंध रहे हैं वो रशिया से हमेशा से अच्छे रहे हैं और अक्सर ये हुआ है कि रशिया हिंदुस्तान की और भारत की मदद के लिए आगे आया है। तो इस दौर में जिस तरीके से जो भारत सरकार है उसका जो रवैया रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? अगर हम विश्लेषण करें भारत सरकार का कि भारत सरकार ने क्या पोजीशन ली है, तो बहुत कुछ पता साफ हो जाता है, पर कोई विश्लेषण करने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि मानव अधिकार जो यूक्रेनियन नागरिकों के हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, कि लड़ाई एकदम से बंद करके और बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, तो उन्होंने उनको एक दोस्त के नाते, एक वेल विशर के नाते कहा कि अगर उनकी और ज़ेलेंस्की की सीधी बात होती है तो शायद कोई अच्छा हल निकलेगा। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो इसका और कोई हल है ही नहीं। दूसरा, भारत वो कह रहा है जो करता है। पाकिस्तान के साथ 1947 से लेके 2017 तक हमारे 45 राउंड हुए हैं बातचीत के। हालांकि पाकिस्तान जो खुराफात करता है या उनके नापाक इरादों के बावजूद भी ये है। चीन के साथ हमारे 14 राउंड हुए हैं गलवान के बाद। तो हम बातचीत ही कर रहे हैं। और आखिरली बात यह है कि देश जो मर्जी कहें, जैसा मर्जी उसको लिबास उड़ाएं, पर जो राष्ट्र हित होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और हम और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर हम अलग अलग भूगोल में हैं। हमारी और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनमें समानता भी है, फर्क भी है। हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अलग हैं। तो हम अपना हित देखें, ये बहुत जरूरी है। और संकट के समय सिर्फ एक देश हिंदुस्तान के काम आएगा, वो है हिंदुस्तान। बाकी सिर्फ सांत्वना देंगे और बातें करेंगे। हमको अपनी रक्षा करनी है और हमको वो करना है जो हम चाहते हैं कि हमारे सिद्धांत के अनुकूल हो और भारत के हित में हो। सवाल मेरा सर आपसे वो यही रहेगा कि अगर हम इतिहास को देखें तो अक्सर किस तरीकों से और अंत में क्या निर्णय निकले हैं इस तरीके की जो जंग जो आपसी देशों में हुई हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और आपका क्या आकलन है, ये जो जंग है वो कैसे खत्म होगी अब आगे जाके? देखिए, अफसोस की बात यह है कि इतिहास से का एक ही सबक है कि कोई इतिहास से सबक नहीं लेता है। हर एक नेता जो आता है वो समझता है कि मैं कर सकता हूं, और मिसकैलकुलेशन होती है कि ये ऐसी चीज है। और पावर पॉलिटिक्स या और इन्फ्लुएंस पेडलिंग इतनी ऐसी चीज है कि आंखों के आगे एक पर्दा सा छा जाता है। पर इनको भी सबको पता है कि आखिर में जंग के रास्ता नहीं निकलेगा। पर अभी मुझे लगता नहीं है कि ये लोग तैयार हैं। अभी दुख की बात यह है कि अभी शायद जंग कुछ देर चलेगी। जब ये सब थक जाएंगे या स्थिति हाथ से निकलने लग जाएगी, तब ये बातचीत के टेबल पे आएंगे। जितनी जल्दी आ जाएं उतना ही अच्छा है। पर बड़ी ताकतें अपना वो ही करती हैं जो वो चाहती हैं, और उनकी कई बार जो योजनाएं होती हैं उससे सबको नुकसान होता है। हकीकत ये है कि एक तरह से मोहरा बना लिया गया है यूक्रेन को, और बड़ी ताकतों के बीच में यूक्रेन पिस रहा है।
तो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आज 8:30 बजे आप देखना ना भूले ET ना स्वदेश, जहां पे 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर हमारी टीम हाजिर होगी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, इसमें भारत का क्या स्टैंड है, और साथ ही आज पीएम मोदी ने दोनों ही राज्यों के प्रेसिडेंट से बात की। आइए उस पे ही हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, और ये जो बातचीत है करीब 50 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर बातचीत की, और पीएम मोदी ने रूस की ओर से सीज फायर और मानवीय अधिकार पर कॉरिडोर देने की भी तारीफ की, और यूक्रेन के सुमी इलाकों में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी पर भी राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को पूरे मुद्दे का भरोसा दिलाया। राष्ट्रपति पुतिन ने तो मदद का पूरा ही अपना जो एश्योरेंस है वो दिया, बट इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की, जहां पे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो बातचीत है करीब 35 मिनट तक चली, और इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में मौजूद हालात पर चर्चा हुई। यहाँ पे पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार के पास। देखिए, मुझे लगता है ये आज बहुत ही बड़ा स्टेप के तौर पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है उनसे करीब 35 मिनट, और फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी करीब 50 मिनट की बातचीत हुई। ज़ेलेंस्की के साथ जो बात हुई उसमें सुमी में जो भारतीय फंसे हुए हैं और जो यूक्रेन सरकार ने भारत की मदद की है, जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने में, उसको लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की यूक्रेन सरकार की, किस तरह से इस कठिन परिस्थिति में भी यूक्रेन ने भारत के लोगों को निकालने में मदद की। तो वहीं जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ 50 मिनट की बातचीत हुई, सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से ब्रीफ किया, जो डेलीगेशन लेवल जो टॉक्स चल रहे हैं दोनों यूक्रेन और इसके बीच, रशिया के बीच, साथ ही साथ वहाँ जो युद्ध के जो हालात है उसके बारे में ब्रीफ किया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से अर्ज किया है राष्ट्रपति पुतिन से कि वक्त आ गया है कि ज़ेलेंस्की के साथ आप डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत हो, ताकि इसका समाधान निकल सके। क्योंकि एक तरफ तो डेलीगेशन लेवल बातचीत चल रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक टेबल पर दोनों आए, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ताकि ये जो बातचीत जो युद्ध है उसको रोका जा सके और एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। इसके अलावा जो भारतीय थोड़े बहुत फंसे हुए हैं सुमी में, उसको लेकर भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई कि वहाँ पर जो भारतीय फंसे हैं उनकी चिंता है कि कैसे वो बाहर निकलेंगे और उसमें मदद की ज़रूरत है। और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने भरोसा दिया है कि भारतीयों को निकालने में जो भी ज़रूरत हो सकती है, जो भी मदद हो सकती है, तो वो भारत सरकार को रशिया की सरकार मदद करेगी। तो आज की बैठक, आज की जो दोनों फ़ोन पर कन्वर्सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, और साथ ही साथ भविष्य में यूक्रेन और रशिया के बीच अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो उसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उसकी तरफ भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी बढ़ रहे हैं। तो युद्ध का जो माहौल है वो फिलहाल अभी भी गर्म ही है, पर यहाँ पे भारत की पूरी कोशिश है और हमारे प्रधानमंत्री की भी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से वहाँ फंसे भारतीयों को वापस लाया जा सके। इसी में ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, और आज हंगरी के बुडापेस्ट और पोलैंड से छात्रों को वापस भी लाया गया। एयरफोर्स के विमान यूक्रेन में जख्मी छात्र हरजोत को भी लाया गया। वहीं अभी तक करीब 16,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर पहुंचने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, और इसके बाद भारतीय दूतावास की तरफ से उनको मदद मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट कितना कर सकते उतना क्या, मैं मतलब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। वो लोग तो उस वार में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वो लोग बॉर्डर के क्रॉस करने के बाद पूरा मतलब हॉस्पिटैलिटी से, फूड से सभी केयर दिया था, मतलब किसी के लिए कम नहीं किया था। इसके लिए प्राउड फील करता, बस प्राउड टू एन इंडियन। मैं खारकिव में थी, हम अपने हॉस्टल के बेसमेंट में थे और हमें हमारे एजेंट्स ने एवैक्यूएट किया बाय ट्रेन टू हंगरी, और फिर हमें वहाँ से इंडियन एम्बेसी वाले मिले
और उन्होंने हमें अकोमोडेशन दी और हम वहाँ पे 1-2 दिन रुके और आज सुबह हमारी फ़्लाइट थी और 150 बच्चे थे उसमें और हम वापस पहुँच गए। थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, विनीसिया नेशनल प्रीगो मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हम लोग क्यों शिफ्ट हुए थे, हमारा फ़्लाइट था, फिर वहाँ से हम लोग इंडियन एम्बेसी शिफ्ट हुए। फिर इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए बहुत हेल्प की। फिर उन्होंने एक तो हमारे लिए रहने के लिए भी एक स्कूल अरेंजमेंट करके दी थी, उधर रह रहे थे, फूड वूड सब प्रोवाइड कर रहे थे और फिर ट्रेन भी उन्होंने ही प्रोवाइड करके दी, उसके कारण हम लोग बॉर्डर इजीली क्रॉस कर पाए। थोड़ी सी देर हुई क्योंकि विनित्सा एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था, जिसके कारण बड़ा भारी जाम था वहां पर और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी जो यूक्रेन में एम्बेसी है उन्होंने इनको निकाला। तकरीबन 4:30 बजे के करीब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद फिर 5 बजे 5:15 बजे एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। उनकी हालत ठीक है, अभी उनको हमारा जो रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल है उसके अंदर भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके, क्योंकि फौज से बढ़िया गोली लगने का इलाज और कोई नहीं कर सकता। तो रशिया यूक्रेन से जुड़ा पूरा अपडेट हम समय समय पर आपके सामने ज़रूर लाएंगे, पर आज के लिए हमारी नज़र होगी एग्जिट पोल पे, जहां पे उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की वोटिंग के साथ चुनावी सरगर्मी खत्म हो गई है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार। और इस सवाल का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का एग्जिट पोल। आज रात 8:30 बजे जानिए 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार। पंजाब में कैसे फिरेगी झाड़ू, पहाड़ पर क्या फिर खिल रहा है कमल, वहीं यूपी, गोवा और मणिपुर में क्या रिपीट होगी सरकार। चुनावी नतीजों के बाद किस करवट बैठेगा बाजार, ये भी हम आपको बताएंगे और इसके लिए हम कई सारे एक्सपर्ट पैनल को लेकर आपके सामने जरूर आएंगे और इसके लिए आपको देखना है 5 राज्यों का सबसे सटीक पोल सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर आज रात 8:30 बजे। वोट की लड़ाई अपने आखिरी मुकाम पर आई। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। यूपी में फिर दौड़ेगा डबल इंजन या दौड़ेगी साइकिल, किसे मिलेगा गोवा, मणिपुर और पंजाब का ताज। जवान दंदा नवजोत सिंह सिद्धू याद है कि माफिया राज रहूगा, पंजाब के नक्शे को मिटाऊंगा तो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू रहूगा, दोनों चो एक करूंगा। 5 राज्यों में बनेगी किसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर है 350 क्रॉस कर चुका है। ईटी नाउ स्वदेश की रणभूमि में देखिए आज सबसे बड़ा एग्जिट पोल आज रात 8:30 बजे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही जो आम आदमी है उन्हें एग्जिट पोल का इंतजार था और अब वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। टाइम्स नाउ नवभारत वीटो के एग्जिट पोल में भाजपा की जो सत्ता है उसकी वापसी होती दिख रही है, हालांकि कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है। टाइम्स नाउ नवभारत वीटो के एग्जिट पोल में भाजपा को 37 सीट जो है मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो उन्हें 31 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी कोई कमाल करती फिलहाल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उनको केवल 1 सीट ही आने वाले समय में मिलती दिख सकती है। पर इसके अलावा गोवा के भी एग्जिट पोल कुछ सामने आ रहे हैं, उसकी बात करते हैं तो गोवा में विधानसभा की 40 सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है और ईटी नाउ नवभारत के वीटो के साथ मिलकर सर्वे किया है, जिससे गोवा में जनता के मूड का अनुमान लगता है। इसके मुताबिक गोवा में त्रिशंकु विधानसभा बनती दिख रही है और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 14, कांग्रेस में 16 और आप को 4 सीटों और अन्य को 6 सीटें मिलती फिलहाल दिख रही हैं। और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को जो वोट डाले गए थे और इस चुनावी प्रक्रिया 1 चरण में ही समाप्त हुई थी, जिसके बाद अब नतीजों का इंतजार है और इसका जो ऐलान है वो 10 मार्च को ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंजाब के एग्जिट पोल से किस तरह की न्यूज़ आ रही है वो आपको बताते हैं। इसी के साथ पंजाब में इस बार
ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अकाली दल, बल्कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। आपको पंजाब में 65 to 70 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो सिर्फ 3 से 7 सीटें मिलती बीजेपी वहां पे समटती दिख रही है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो 18 से 26 और आखिरी में अकाली दल 15 से 23 सीटों के साथ अपनी जीत जो है वहां पे दिखा सकता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक क्लियर विनर जरूर हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि लोगों की सस्ती स्वास्थ्य सेवा और सस्ती मेडिकल शिक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में बेहद अहम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। और आज पीएम मोदी ने वुमेन्स डे से पहले नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बात भी की। चलिए अब इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है, पर आप देखना ना भूलें 8:30 बजे सटीक पोल के साथ पूरा एग्जिट पोल आपके लिए हम लेकर आएंगे ईटी नाउ स्वदेश पे आज रात 8:30।